नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। और बेटा आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य। अब बच्चा, जब भी वाक्य की बात की जाती है ना, तो यहाँ एक चीज तय हो जाती है कि वाक्य का अर्थ ही होता है कि आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। जब वो व्याकरण की पूर्णता लगभग लगभग होने जा रही होती है, तभी जो है वाक्य का संप्रत्यय आता है। तो आइए बच्चों, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि वाक्य वास्तव में अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से हम वाक्यों को समझ सकते हैं और परीक्षा में कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया देखो, आज ना हम अर्थ के आधार पर वाक्य तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, और ये भी जानेंगे कि भाई वाक्य होते क्या हैं, क्योंकि वाक्य जो हैं वो किसी भी व्याकरण का, यानी कि चाहे हिंदी की व्याकरण हो चाहे इंग्लिश की व्याकरण हो, किसी भी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं सबसे पहले कि वाक्य वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी वाक्य की बात की जाती है, वाक्यों को कहा जाता है शब्दों का, शब्द या पदों, ठीक है, पदों का सार्थक एवं व्यवस्थित स्वरूप। ठीक है, जब भी शब्दों को व्यवस्थित रूप में प्रयोग किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, तो उन्हें हम वाक्य कहेंगे। जैसे एक शब्द, एक उदाहरण है, अगर मैं ये कहूं राम है आम खाता, ठीक है, तो भाई इस वाक्य का कोई भी सुस्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे राम है खाता आम या राम आम खाता, तो यहाँ कोई भी वाक्य का, किसी भी शब्द का बहुत सटीक अर्थ नहीं निकल रहा है। पर इससे उलट यदि मैं कहूं, क्या कहूं कि राम आम खाता है, तो यहां हमें पता चल रहा है कि भाई वाक्य जो है एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हुआ, जिसमें कर्ता कौन है, राम है, ठीक है, कर्म कौन है, आम है, क्रिया क्या है, खाना है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई वाक्यों का व्यवस्थित क्रम क्या है, वाक्यों का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है। और जब शब्दों का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किया जाने लगे, सही क्रम में प्रयोग करा जाने लगे, तब वही वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण है राम है आम खाता, तो यहाँ बेटा कई चीजों की अस्पष्टता है, ठीक है। पर इससे विपरीत जब हम दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं राम आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ में क्लैरिटी आ रही है कि भाई राम जो है यानी कि कर्ता क्या है, वो कर्म के साथ है और क्रिया भी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई क्या है कि वाक्य किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं बेटा वाक्य के अंगों की, कि भाई अंग क्या होते हैं। तो देखो, वाक्य के बेटा दो अंग माने जाते हैं, एक माना जाता है उद्देश्य, ठीक है, और एक माना जाता है विधेय। ठीक, इस बात को आओ एक उदाहरण के माध्यम से समझो। उद्देश्य क्या, भाई जब भी किसी वाक्य में, जैसे राम सो रहा है, ठीक है, तो भाई उद्देश्य होता है कर्ता, ठीक है, उद्देश्य ही है कर्ता। जब भी वाक्य का कर्ता या कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, उद्देश्य। जिसके बारे में वाक्य में जो भी बताया जाए, देखो जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा हो, वही होता है क्या, कर्ता या उद्देश्य। जैसे समझो यहाँ क्या बताया जा रहा है, राम सो रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, ठीक है। और जिस कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाए, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा हो, वो कहलाता है विधेय। जैसे सो रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है।
कभी कभी हमें कर्ता का विस्तार भी देखने को मिल रहा है, ठीक मिलता है। जैसे एक वाक्य है कि नीली शर्ट पहनकर राम बाजार जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ नीली शर्ट जो है ना, नीली शर्ट पहनकर राम, तो यहाँ राम का विस्तार किया गया है, ठीक है, यानी कि कर्ता का विस्तार किया गया है। तो इस तरीके से हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को समझिए कि भाई वाक्य के होते हैं दो अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि वाक्य का कर्ता, जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम सो रहा है, तो भाई किसके बारे में बताया जा रहा था, राम के बारे में, यानी कि राम क्या हो गया, उद्देश्य। और क्या कर रहा है, यानी कि क्या बताया जा रहा है, तो वो सो रहा है, तो वो हो गया विधेय। ये दो चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। अब इसको समझने के बाद आइए हम बात करते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो बच्चा, वाक्य के यदि प्रकारों की बात की जाए, ठीक है, वाक्य के प्रकार, ठीक, तो भैया मोटा माटी वाक्य के दो प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन से, ये समझ लो। पहला होता है रचना के आधार पे, ठीक है, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। तो भाई अर्थ की चर्चा तो हम यहाँ करेंगे ही, आइए रचना की बात कर लेते हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो भाई रचना के आधार पर होते हैं सरल, ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। तो भाई ये तीन प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य क्या, जिसमें एक कर्ता, एक उद्देश्य, एक क्रिया हो, ठीक है। कभी कभी कर्ता का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है सरल वाक्य के अंदर। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, तो वे वाक्यांश, यहाँ ध्यान दीजिएगा वाक्यांश की बात की जा रही है, वाक्यांश या वाक्य जो और, एवं, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि संबंध बोधक अव्ययों के माध्यम से जोड़े जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के वाक्य की बात करते हैं, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। तो बेटा मिश्र वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। जैसे जैसे ही पानी गिरा बिजली चमकी, ठीक है, तो बिजली का चमकना किस पर निर्भर कर रहा है, पानी पर। तो प्रधान वाक्य का क्या हो गया, जैसे ही पानी गिरा, ठीक है। इनकी दूसरी पहचान ये होती है कि भाई ये कंडीशन के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो बेटा ये तो थी रचना के आधार पर वाक्यों की चर्चा। आइए अब बात करते हैं कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि कक्षा 9 में ना ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चा बढ़ते हैं, समझते हैं इन सारी चीजों को। अगर हम बात करें रचना के आधार पर वाक्यों की, तो हम उन्हें पढ़ चुके हैं, यानी कि छोटा सा परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो बेटा अर्थ के आधार पर जब भी बात की जाती है वाक्यों की, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जिसकी शुरुआत होती है विधानवाचक वाक्य के साथ, ठीक है, जो किसी तरीके का विधान या तरीका बताता है, इसीलिए इसे विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। फिर आगे हम बात करने वाले हैं भैया आज्ञावाचक की, जो किसी प्रकार की आज्ञा को बताएं। प्रश्नवाचक यानी कि जो प्रश्न को बताएं, वह वाक्य जो किसी के संबंध में प्रश्न करते हो, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। फिर आते हैं संदेहवाचक, कि भाई संदेह, जब भी हम किसी के विषय में संदेह व्यक्त करें, शायद वह जीत जाए, शायद वह अच्छा खेलता है, शायद वह पास हो जाए, तो जब भी शायद आ जाए वो क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं निदेशात्मक वाक्यों की, यानी कि निषेधात्मक। तो भाई वे वाक्य जो किसी भी बात को मना करते हो, निषेध करते हो, निषेधात्मक कहलाते हैं। विस्मय, विस्मयवाचक वाक्य यानी कि किसी परिस्थिति या घटना पर आश्चर्य प्रकट करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। इच्छा, मेरी इच्छा है कि हम सब महान बने, ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य इच्छा प्रकट करे उसको इच्छावाचक कहेंगे। और सबसे अंत में बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की, कि भाई संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। चलिए बच्चा अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई विधिवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो भैया विधिवाचक वाक्य जो हैं वे वाक्य जिनमें क्रिया का विधान हो तथा जिनमें से किसी कर्ता द्वारा किसी क्रिया के होने या करने का संकेत दिया जाए या मिलता हो, वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो देखो यहां समझ लो क्या है, यहां पर यह कहा जा रहा है बहुत सरल शब्दों में, विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है साधारण अर्थों में कि कोई क्रिया घट रही है, कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो,
रामा खाना बनाती है, वर्षा हो चुकी है, मोहन आ रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य जो है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां समझ लो होता क्या है कि इनमें एक उद्देश्य होगा। क्या होगा? उद्देश्य। ठीक है, एक ही विधेय होगा। सॉरी 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 देखो, इसमें एक कर्ता होता है। ठीक है, एक ही क्रिया होगी इसमें। ठीक है, और कर्म भी जहां तक है एक ही होता है। तो ये तीनों चीजें क्या होगी? एक ही होती हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी आप देखें कि एक कर्ता एक क्रिया हो, सारी चीजों को समझ जाइएगा कि ये विधानवाचक वाक्य है। इसकी पहचान क्या है? ये तो एक सरल सा टेक्निकल पहचान है कि जब आप वाक्य को संश्लेषित करेंगे, उस नजर से देखेंगे कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, तब इस चीज को आप समझ पाएंगे। पर यहां पर ना बहुत सरल पहचान क्या है कि भाई जब भी कार्य हो रहा हो किसी भी वाक्य में, साधारणतया कार्य हो रहा हो, जैसे मैं आ चुका हूं, वह जा चुका है, आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से जब भी कार्य होने का, करने का बोध हो रहा हो, तो समझ जाइए कि वहां विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे और अगले वाक्य को समझते हैं। तो भैया अगला वाक्य का प्रकार है निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य क्या है ये समझ लो। तो जब भी जिस भी वाक्य के माध्यम से क्रिया के ना होने का बोध हो, यानी कि निषेध होने का वो बोध हो रहा हो, उस वाक्य को हम कहते हैं निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं। ठीक है, मैं क्या नहीं कर रहा हूं? मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, ये बात है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे कौन सी बात है? मैं बाजार नहीं गया। ठीक है, वर्षा नहीं हो रही। तो यहां आप देख रहे हैं कि हर वाक्य में, तीनों के तीनों वाक्य में क्या आ रहा है? नहीं। क्या? नहीं। ठीक है, या फिर ना। ठीक, तो जब भी किसी भी वाक्य में ना हो या नहीं हो, ठीक है, ऐसे शब्द आ रहे हो, ठीक है, ना या नहीं, तो समझ जाइए कि जो प्रस्तुत वाक्य है, जो वाक्य आपके सामने दिया गया है, ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य यानी कि निषेधवाचक वाक्य है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार की ओर। तो हमारा अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? भाई जिन वाक्यों के माध्यम से, ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से किसी प्रश्न का बोध हो रहा हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान बिल्कुल सरल सी बात है। इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि इत्यादियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इत्यादि शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज और मिलती है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह देखें और वाक्य में क्या, क्यों, ऐसे वाक्य देख रहे हैं, ऐसे शब्द देखें, तो समझ जाइए कि लगभग लगभग ये तय है वहां प्रश्नवाचक वाक्य ही है। जैसे देखिए, आप भोपाल जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, पर अगर आप यहां क्या लगा दें, क्या, तब क्या बन जाएगा? क्या आप भोपाल जा रहे हैं? तो ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक बन गया। इसी तरीके से क्या राम खाना नहीं खाता? फिर देखिए क्या लगा है? क्या, और क्या लगाते ही राम खाना नहीं खाता निषेध से किसमें परिवर्तित हो जाता है? निषेधात्मक वाक्य से सीधा परिवर्तित हो जाता है किसमें? प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। मोहन क्या तुम हंस रहे हो? ठीक है, तो भाई यहां देखो क्या है, मोहन क्या तुम हंस रहे हो, यहां भी क्या आया है? कौन सा शब्द आया है? क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। यहां एक चीज और समझ लो कि किसी साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक यदि बनाना है तो बिल्कुल साधारण सा काम करना है कि हर वाक्य को, पहले वाक्य को पढ़िए, समझिए कि वाक्य क्या कह रहा है, फिर उसके आधार पर उसमें क्या, क्यों या कैसे, इन तीन में से कोई भी एक शब्द जोड़ दीजिए, तब वह क्या हो जाता है? तब वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। कौन सा शब्द जोड़ना है यह तय करता है कि वाक्य में क्या बतलाया जा रहा है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। तो भैया हमारा अगला प्रकार है
इच्छावाचक वाक्य जब किसी को शुभ कामनाएं, अभिश्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना, आज्ञा लेने में तथा सलाह देने में के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इस बात को समझ लो, क्योंकि यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कहाँ कंफ्यूजन हो जाता है भाई, हम बहुत सारे वाक्यों को जब देखते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इच्छावाचक वाक्य क्या है। अब यहां समझ लो कि भाई जब भी आज्ञा हो, ठीक है, आज्ञा देने का मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट आज्ञा नहीं देना है, हाँ या हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आज्ञा देना, ठीक है, पोलाइट तरीके से जब भी आज्ञा दी जाती है तब वहां पता है क्या होता है, तब वहां होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे मेरी इच्छा है कि वह गाए, गाना गाओ आज्ञावाचक हो जाता है, पर मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छा है कि वह गाए, तब वह कौन सा वाक्य हो गया, इच्छा सूचक हो जाता है या इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, किसी को अभिश्राप देना हो, किसी को शुभकामनाएं देना हो, ठीक है, किसी के साथ आशीर्वाद आपको देना हो या किसी से प्रार्थना करनी हो, तो इन चार कंडीशंस में जिस भी वाक्य का आप प्रयोग करेंगे वह निश्चित रूप से आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे खाना नहीं फल खाना है, ठीक है, तो मुझे खाना नहीं खाना है पर क्या खाना है, फल खाना है। फिर आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपको सफलता दे, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे वाक्यों के अंतर्गत शुभकामनाएं हैं, इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं कि भाई शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति की जाए, ठीक है, इच्छा की अभिव्यक्ति की जाए, ठीक है, किसी के प्रति आशीर्वाद अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये इच्छावाचक वाक्यों के माध्यम से प्रकट होती हैं। इच्छावाचक वाक्यों की पहचान कैसे की जाए, तो भैया वहां ना इच्छा से जुड़े शब्द आते हैं, जैसे चाहता, ठीक है, चाहता हूं, ठीक है, मुझे, ठीक है, इस तरीके से कुछ वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं जो इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाते हैं। तो जब ऐसी चीज आए तो आप समझ जाइए कि भाई हमें इच्छावाचक वाक्यों से हमारा जो है वो सामना हो रहा है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले वाक्यों के प्रकार की ओर। तो भैया अगला जो प्रकार है वह है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। जब हम किसी को आज्ञा दें, क्या करें, किसी को हम आज्ञा दें या किसी को अनुमति दें, तब जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो सारे के सारे वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक, ठीक है। उदाहरण देखो और समझो जरा, आप राजस्थान जाओगे, ठीक है, आप कहाँ जाओगे, आप राजस्थान जाओगे, ठीक है, अंदर जाकर पढ़ाई करो। ये वाला वाक्य तो लगभग लगभग सबको पता होगा, ठीक है, सबको ऐसी आज्ञा दी जाती है पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो भाई ये वो बात हो गई। अब देखो लड़ाई यह मत करो, तो यहां देखो सॉरी सॉरी यहां ये होना चाहिए था कि यहां लड़ाई मत करो, ठीक है। अब यहां बेटा एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर जी आपने तो बताया था कि नहीं जो होता है या निषेधात्मक वाक्य में आना चाहिए था इसको, पर ये तो आज्ञा के प्रकार में आ रहा है। यहां एक समझो बेटा एक चीज कि जब भी मत किया जाए, ठीक है, कि मत करो, ठीक है, तो उसका सेंस क्या लग रहा है, बाद में क्या आ रहा है, करो, ठीक है। तो करो क्या बता रहा है कि आज्ञा, क्या आज्ञा को बताता है, इसीलिए यह वाक्य जो है या इस प्रकार का वाक्य जो है, यह चीज समझ लो कि जब भी मत शब्द का कहीं प्रयोग किया जाए तो हो सकता है वहां निषेध हो, निषेध हो, और यह भी हो सकता है कि भाई वहां आज्ञा हो। अब दोनों में से कौन सी चीज है ये कैसे तय होगा, तो इसको समझ लो। जब भी मत के बाद करो आ जाए, क्या आ जाए, करो, तो समझ जाओ कि वहां आज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि हमें नहीं करना चाहिए या मत करो, ठीक है, या मत करिए, तो समझ जाइए कि वहां क्या है, शायद वहां क्या है कि वहां जो है वो आज्ञा नहीं है, वहां निषेध है, ठीक है। जैसे एक शब्द है कि फूल मत तोड़िए, अब इस वाक्य में भी क्या है, इस वाक्य में भी आज्ञा है, ठीक है। तो यहां बेटा ये है कि जब भी मत करो या करिए आए, मत प्लस करो या करिए, ठीक है, तो वहां समझ जाइए कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत किया जा रहा है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, जहां पर क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के या किसी अन्य चीज पर निर्भर करता है। वहां क्या होता है, वहां क्रिया, जो भी वाक्य ऐसा हो कि भाई
किसी चीज का होना, किसी घटना का घटना किसी दूसरी चीज पर निर्भर करता हो, जब एक क्रिया का घटना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा हो, तो समझ जाइए कि वहां कौन सा वाक्य है। वहां जो वाक्य है वो है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे भाई संकेतवाचक वाक्य का क्या उदाहरण हो सकता है, तो समझो जरा। वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। तो एक चीज दूसरे चीज पर निर्भर है कि भाई जब वर्षा अच्छी हो जाएगी तो उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो जरा दूसरी बात, यदि आप मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो ये भी बात है कि भाई जब मेहनत करोगे तभी सफल होगे। तो यहाँ एक चीज और बताई जा रही है। अब दूसरी बात क्या है जरा ये समझो, अगर वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। दो बातें हैं, वर्षा नहीं हुई तब सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन पर निर्भर कर रही है कि भाई जब वर्षा होगी, क्या होगी कि अगर वर्षा नहीं हुई तब सूखा पड़ेगा और वर्षा हो गई तो सूखा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संकेतवाचक वाक्य एक घटना पर दूसरी घटना निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे भैया। आगे क्या है, आगे संदेहवाचक वाक्य। तो बेटा सबसे सरल वाक्य यही है, बिल्कुल सरल। क्या भाई, जब भी किसी चीज की आशा व्यक्त की जाए, जब भी किसी चीज का संदेह व्यक्त किया जाए कि कल पीएम आएंगे, शायद कल कक्षा हो, ठीक है, शायद कल अच्छा दिन हो, ठीक है, तो इस तरीके से जब भी किसी चीज की बात की जाए, ठीक है, या तो फिर वहां होता है क्या, संदेहवाचक। जैसे उदाहरण देखो, कल पीएम ग्वालियर आ सकते हैं, शायद कल वर्षा हो। तो बेटा जब भी एक शब्द याद रखना, जब भी किसी शब्द में, किसी वाक्य में शायद का प्रयोग किया जाए तो समझ जाइए कि वहां जो चर्चा की जा रही है, वह जो वाक्य है वह संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कल आ सकता हूं, तो जी हाँ, आ सकता हूं के अंदर भी जहां सकता है वहां क्या है, संदेह है कि आएगा या नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो जब भी यहां एक चीज रखिए, जब भी कहीं सकता आए, क्या सकता, ठीक है, शायद आ जाए, ऐसे शब्द जहां भी आए वहां लगभग लगभग क्या हो सकता है, वहां हो सकता है कि भाई संदेहवाचक वाक्य हो। ठीक है, चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार की ओर। तो देखिए अगला प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। जब किसी घटना, शोक एवं हर्ष के कारण शरीर की क्रियाओं का एकदम रुक जाना विस्मय कहलाता है, और इन्हें प्रकट करने वाले वाक्यों को विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। अब इस चीज को समझ लो। देखो परिभाषा क्या है ये तो आप पढ़ चुके, सिंपल सी बात समझो, ऐसी चीजें या ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर आपको विस्मय हो, ठीक है, वह वाक्य क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। पहचान क्या है, तो सिंपल पहचान है भाई साहब, ऐसा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और ये चिन्ह कहाँ मिलेगा, एक शब्द के पहले, शुरुआत के पहले ही वो चिन्ह हमें मिल जाता है। जैसे देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो भाई वाह की बात क्या है, विस्मयादि बोधक। हे राम ये कब हुआ, यहां भी विस्मयादि बोधक है। तो यहां एक चीज समझ लो, ठीक है, क्या कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो, ठीक है, प्लस क्या हो, हर्ष, ठीक है, शोक, आश्चर्य और प्रसन्नता। अगर ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से बेटा समझ जाओ कि जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं वो विस्मयादि बोधक है। कौन सा है, विस्मय। विस्मयादि बोधक वाक्य को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो ये तो थी विस्मयादि बोधक की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और यात्रा की ओर। यहां हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि कैसे वाक्यों का रूपांतरण, एक वाक्य का रूपांतरण अन्य प्रकार के वाक्यों में होता है। जैसे शुरुआत होती है हमारी विधानवाचक या विधिवाचक के साथ। यहां बताया जा रहा है क्या, कि राम खेल रहा है। यहां पर विधानवाचक वाक्य इसलिए है क्योंकि एक कर्ता जो है वो अपने कार्य को संपन्न कर रहा है। एक कर्ता है, एक क्रिया है, एक कर्म है। ठीक है, देखो राम खेल रहा है, तो ये एक तरीके से जो विधानवाचक वाक्य होते हैं बेटा, ये सरल वाक्य भी कहलाते हैं। ठीक है,
अगर हम इन्हें रचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये सरल वाक्य हैं, पर यदि अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो ये विधानवाचक वाक्य हैं। ठीक है, और ये आधार होते हैं। क्या होते हैं? आधार। ठीक है, आधार होते हैं। आधार क्यों होते हैं बेटा, ये समझ लो, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर वाक्य जो आपको रूपांतरित करने के लिए आते हैं वो सारे के सारे वाक्य जो होते हैं वो विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य ही होते हैं। इन्हीं को आधार मानकर रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगले प्रकार की, तो भाई प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए। तो भाई चिन्ह लगाया जाता है अंत में और प्रश्न पूछा जाता है शुरुआत में। तो देखो कैसे पूछा गया है, क्या राम खेलता है? ठीक है, तो जब राम खेल रहा है, ये बात थी विधिवाचक की या विधानवाचक की। हमने इसको प्रश्न बनाया और क्या कर दिया, क्या जोड़ दिया आगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया पीछे। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी भाई, हमेशा क्या होगी कि भाई क्या, क्यों, कब जैसे जो शब्द होते हैं ना ये लगते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर देखिए भैया बात करते हैं इच्छावाचक की। इच्छावाचक कैसे बनेगा, तो यही देख लीजिए, राम खेलना चाहता है। राम क्या करना चाह रहा है? खेलना चाहता है। तो जब भी चाहता है, ठीक है, इच्छा है, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो समझ जाइए कि वहां क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़िए, राम तुम खेलने आ जाओ। भाई ये कौन सी बात थी, ये थी आज्ञावाचक। ठीक है, कि भाई राम तुम खेलने जाओ। क्या करने जाओ? खेलने जाओ। और जब भी देखो, जब भी ऐसा कहीं शब्द है, जाओ, करिए, करो, तो वहां समझ जाइए कि निश्चित रूप से क्या है, निश्चित रूप से वहां आज्ञा है। क्योंकि यहां देखो एक चीज समझ लो, आज्ञा की पहचान ऐसे मिलती है, जाओ, करो, ठीक है, करिए, ठीक है, ऐसे जब भी शब्द आए तो वहां समझ जाइए कि वहां आज्ञावाचक है। और भाई आप यहां देख पा रहे होंगे कि केवल और केवल 8 प्रकारों के अंदर केवल आज्ञावाचक में ही, किसमें? केवल आज्ञावाचक में ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ एक पहचान हमको पता चलती है कि भाई आज्ञावाचक किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, वाह राम कितना अच्छा खेलता है। तो भैया ये विस्मयादि बोधक का प्रतीक है। और इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये विस्मयादि बोधक का प्रतीक है? तो भैया यहाँ हर्ष संबंधित जो शब्द होते हैं, हर्ष बोधक, शोक बोधक, प्रसन्नता बोधक, ठीक है, और विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसका किया जाएगा भैया, तो हाय, हाय, हे, वाह, ठीक है, अच्छा, ऐसे तमाम शब्दों का प्रयोग जो है वो हमें यहां देखने मिलेगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार समझते हैं कि कैसे रूपांतरित होगा अगले प्रकार का। तो देखिए, राम नहीं खेलता, ये कौन सा वाक्य है? ये निषेधात्मक वाक्य है। क्यों निषेधात्मक है? क्योंकि नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य, शायद राम खेल रहा हो। तो जब भी शायद का प्रयोग हो वह कौन सा वाक्य हो जाता है? वह संदेह वाला वाक्य हो जाता है, यानी कि संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। क्योंकि वहां संदेह जन्म ले रहा है। शायद कंफर्म नहीं है, तय नहीं है कि खेलता है कि नहीं खेलता, पर शायद, इसलिए संदेह है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं संकेत की। यदि राम खेलता तो अच्छा होता। भाई अच्छा कब होता? जब राम खेलता। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझ में आई कि राम के खेलने पर अच्छा होना निर्भर कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान क्या है कि एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर वाक्य के प्रकारों को समझा। और कौन से वाक्य के प्रकारों को समझा? रचना के आधार पर, सॉरी, अर्थ के आधार पर वाक्यों को समझा कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, तो बेटा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके हर प्रश्न का यथाउचित समाधान दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।